Hello, my dear students. Welcome to our classroom. In this video, we are going to discuss class 11th Commerce Economics, Gujarat Board, Chapter 9, National Income. So, first of all, beginning with the introduction part of this chapter, national income क्या है ये समझें अगर हम तो नेशनल इनकम एक बेसिक चीज है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कंट्री में कितना हमने अटेम्प्ट किया है हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी कंट्री में होती हैं उन सबको मेजर करते हैं और उनको जोड़ करके हम बोलते थे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का बैलेंस शीट होता है कि कैसे उन्होंने परफॉर्म किया पूरे ईयर में और किस तरह से उनका अभी भी सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा, हाउ एक्टिव दे आर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी। ये हमको बताता है कौन, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इस चैप्टर में समझेंगे। हम कैसे दो कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हैं इन टर्म्स को यूज करके, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्या एक्चुअल में नेशनल इनकम होती है, कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं मेजर करने के। ये सारे मेथड्स आपके इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम देखें। जनरल इनकम अगर आप देखेंगे तो मॉनेटरी वैल्यू, जितनी भी आपके कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है उन सब की मॉनेटरी वैल्यू। और प्रोडक्शन आपके तीन सेक्टर्स हैं जैसे हमको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यहाँ पर प्राइमरी को बोला गया है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को बोला है इंडस्ट्री और टर्शरी को बोला है सर्विस। इन तीनों सेक्टर्स में आपका टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसों के मामले में जो वैल्यू है उसको हम गिन करके बोल देते हैं, प्लस करके बोल देते हैं नेशनल इनकम। हम अगर बोल रहे हैं कि इंडिया की नेशनल इनकम रुपीज 128 लाख करोड़ है, इसका मतलब 128 लाख गुड्स, करोड़ के गुड्स हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुए इन तीनों सेक्टर्स को मिला के पूरे साल में। अल्फ्रेड मार्शल का यहाँ पर डेफिनेशन है, वो है प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। ये जो चीजें हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के यहाँ पर अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनको ये कंसिडर करती हैं। एंड ऑल ऑफ दोज गुड्स आर फिजिकल ओनली। टैंजिबल गुड्स को ही हम कंसिडर करते हैं, नॉन टैंजिबल को हम नहीं कंसिडर करते। नॉन फिजिकल सर्विसेज को हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे हमको पता है कि फोर कैपिटल है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है सिर्फ और सिर्फ दो को लेते हैं ध्यान में, नेचुरल वेल्थ साथ साथ में कैपिटल और लेबर, इनको ये लेते हैं और पूरे साल में आपने जो भी प्रोड्यूस किया उसको ये काउंट कर देते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे ज्यादा जोर डाला है अपनी डेफिनेशन में, और इसीलिए इनकी डेफिनेशन को नाम दिया जाता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इनकी प्रोडक्शन को हम कहते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड। फाइन, मूविंग ऑन। एरविंग फिशर का भी एक डेफिनेशन है, वो ये कह रहे हैं हमसे कि ये जो डेफिनेशन है ये कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन है। कंजम्पशन बेस्ड का मतलब जो भी आप खरीदते हैं और उसको आप यूज करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट कंजम्पशन है गुड्स एंड सर्विसेज का पूरे साल में लोगों के द्वारा किया हुआ, वो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम है। फिशर ने ज्यादा स्ट्रेस जो है फिजिकल और नॉन फिजिकल गुड्स के कंजम्पशन पे दिया है और इसीलिए इनकी डेफिनेशन को कंजम्पशन ओरिएंटेड कहा जाता है। ये अगेन एमसीक्यूज में ये बहुत पूछा जाता है कि किसकी डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं। तो सिंपली हमने को ध्यान देना है कि जो सबसे पहली डेफिनेशन थी मार्शल की वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड थी, फिशर की जो डेफिनेशन है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है, और फाइनली पाइक की जो डेफिनेशन है वो आपकी मनी बेस्ड डेफिनेशन है, यानी कि वो सिर्फ ध्यान देते हैं किस पे, पैसों के ऊपर। समझेंगे इसको। नेशनल इनकम ये फ्लो है उन चीजों का, गुड्स या सर्विसेज का, जिनकी पेमेंट हम करते हैं। यानी हमने जो भी चीज खरीदने के लिए पेमेंट किया, आपके जो पाइक हैं वो उसी को कंसीडर करेंगे। विदाउट पेमेंट हमें पता है कि जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व है उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो आपके नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड एक्टिविटीज यहाँ पर काउंट होंगी, ऐसा आपके पाइक कह रहे हैं। और इसीलिए इनकी डेफिनेशन को हम कहते हैं मनी ओरिएंटेड। थर्ड डेफिनेशन जो हमारी आ गई वो आ गई आपकी मनी ओरिएंटेड डेफिनेशन। मूविंग ऑन।
इन्फ्रेंसेस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन को पढ़ करके हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहला, नेशनल इनकम एक मेजरमेंट है, एक साल के अंदर आपकी कितनी इनकम हुई उसका। सेकंड, नेशनल इनकम में फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ही कंसिडर किया जाता है। जो गुड्स आपके वर्क इन प्रोग्रेस में है या रॉ मटेरियल्स हैं उनको नहीं कंसिडर करते, जो फाइनल है सिर्फ उनको कंसिडर करेंगे। थर्ड नंबर है नेशनल इनकम, मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का। फोर्थ पॉइंट है कि आप इसको डेप्रिसिएशन कट करके ही कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? आपके असेट्स के ऊपर, जो आपके लॉन्ग टर्म असेट्स हैं उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। दिस यू विल लर्न इन अकाउंट्स ऑल्सो। एंड फाइनली, गुड्स और सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड, या तो ये आपकी कंट्री में बने होने चाहिए या कंज्यूम होने चाहिए। फाइन। नाउ कम्स नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, दोनों का मीनिंग एक एक करके समझो। नॉर्मली हम इनको सिमिलर मानते हैं कि नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट दोनों सेम है, हालांकि ये एक्चुअली डिफरेंट है। एग्जाम्पल है, नेशनल इनकम के अंदर कुछ चीजों का सम आ जाता है, चार चीजें। दे आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन चारों को प्लस कर दो तो ये आपका नेशनल इनकम बन जाएगा। अब आपको पता है कि देर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला अगर हम बात करें लैंड की, तो लैंड पर से हमने को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। फिर लेबर में से क्या मिलता है? तो वेजेस मिलते हैं। कैपिटल पर से क्या मिलता है? तो इंटरेस्ट मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप से जो मिलता है वो है प्रॉफिट। यानी जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी इनकम को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम। इस फॉर्मूला को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये जो फॉर्मूला है, रेंट, वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। मूविंग ऑन, सेकंड वाला जो है वो है नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि जितना भी आपके यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हुआ है, आपके प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, उन सबको आप प्लस कर दीजिए, उनको आप बोलेंगे नेशनल प्रोडक्ट। हमने पहले भी बताया तीन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं। तो इन सब के जो टोटल प्रोडक्शन है उसको आप ऐड कर दो, उसको अपने बोल देंगे नेशनल प्रोडक्ट। इसकी भी एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्रीज प्लस सर्विस सेक्टर, इनको हम बोल देंगे नेशनल प्रोडक्ट। नाउ इफ वी सी, किसी स्टेट में आप देखते हैं कोई स्टेट टैक्सेस कलेक्ट करता है। अगर कोई स्टेट टैक्सेस कलेक्ट ही ना करे तो, और उस स्टेट में मान लो उस कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ना हो, तो उस स्टेट के अंदर आपका नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर मान लो कि टैक्सेस ली जाती हैं तो नेशनल प्रोडक्ट हाई हो जाएगा नेशनल इनकम से, क्योंकि प्राइस हाई हो जाएगी टैक्स के कारण। टैक्स कौन पे करता है? अल्टीमेटली कस्टमर्स पे करते हैं। प्राइस हाई हो जाएगी टैक्स के कारण, और आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा नेशनल इनकम से। अब दूसरी बात, मान लो कि वहां पर सब्सिडीज अगर सरकार देती है तो आपका जो नेशनल प्रोडक्ट है वो भी कम हो जाएगा नेशनल इनकम से। यानी नेशनल इनकम हर चीज में हायर होगी, जहां पर टैक्स होगा, जहां पर सब्सिडीज होंगे, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वहां पर आपकी नेशनल इनकम हायर होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो का मीनिंग क्या है? गोल गोल आपकी नेशनल इनकम एक ही जगह पर घूमती रहती है, ये हमें भी पता है। अब देखो, इकोनॉमी के दो टाइप्स हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई भी कंट्री, मान लो अगर उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो वो कंट्री ना तो इंपोर्ट करेगा और ना ही एक्सपोर्ट करेगा, वो आउट ऑफ द बाउंड्री कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई कंट्री ओपन इकोनॉमी को यूज करता है तो वो कंट्री आपका आउट ऑफ द बाउंड्रीज सारा इंपोर्ट भी करेगा, सारा एक्सपोर्ट भी करेगा, जो उसकी मर्जी बाहर ट्रेड करने की होगी वो करेगा। क्लोज्ड इकोनॉमी में जो कंट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट होगा, वो ना तो कोई चीज बाहर से लाएगा और ना ही कोई चीज बाहर भेजेगा। इन शॉर्ट, फॉरेन ट्रेड उस क्लोज्ड इकोनॉमी में जीरो है। जबकि ओपन इकोनॉमी दूसरों पे डिपेंडेंट होगा उन चीजों के लिए जो उसके कंट्री में नहीं है, और वो चीजें बाहर भेजेगा जो उसके कंट्री में अबंडेंस में, यानी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये फर्क है आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में। अब देख लो नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, वो इस चार्ट से हमको पता चलता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ये आपकी मान लो क्लोज्ड इकोनॉमी है और उसको अपने को समझ सकते हो उसी से। सर्कुलर फ्लो है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें ना,
तो ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे प्रोडक्शन यूनिट, फर्म और प्रोडक्शन, और राइट साइड पे है ओनर ऑफ फैक्ट्री ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैमिली, लोग। और यहाँ पर वो लोग हैं जो बना रहे हैं कुछ ना कुछ। ये लोग जो हैं, एक तरह से अगर हम बोलें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं इनको। बदले में ये इनको क्या दे रहे हैं? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। ये प्रॉफिट, ये उनका रिटर्न है। किसका रिटर्न है? उन लोगों का रिटर्न है जिन्होंने ये चारों फैक्टर्स उनको दिए। अब अगर नीचे की बात करें तो ये इनको बदले में जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो पेमेंट देते हैं, और बदले में उनको क्या मिलते हैं? तो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। एक तरह से अगर हम बोलें तो जब इनका एक्सपेंडिचर होगा तो इनकी इनकम हो जाएगी, और जब इनकी इनकम हो जाएगी तो ये यही रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट के माध्यम से इनको वापस दे देंगे। यानी आपके पैसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। नाउ कम्स इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के हमने चैप्टर के स्टार्टिंग पे ही हमने देखा था कि चार इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। पहला है आपका जीडीपी, दूसरा है आपका एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। एक एक करके इन सबको समझते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है वो देखो एक बार। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कई सारे एक मेन पॉइंट ये आती है, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो किसी भी कंट्री के सिटीजन्स ने प्रोड्यूस किए, भले वो फॉरेन सिटीजन हो, लेकिन वो कंट्री की लिमिट में होने चाहिए। यानी इंडिया की बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो कोई इंडियन करे या नॉन इंडियन प्रोड्यूस करे, उस सब चीजों को मिला करके हम बोल देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला, जीडीपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स और गुड्स उनको ही कंसिडर करते हैं विद इन द कंट्रीज लिमिट और बाउंड्री। जो आपके फॉरेन सिटीजन्स हैं, जो आपके आसपास के आए हुए भी हैं, उनको भी आप कंसिडर करेंगे, भले वो बाहर से हैं लेकिन वो प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं? कंट्री के लिमिट में। मूविंग ऑन, सेकंड पॉइंट इसकी है कि जो कंसेप्ट है ये बाउंड्री से रिलेटेड है। यानी इसमें कोई फॉरेन कंट्री की बात आती नहीं है। फॉरेन कंट्री में जो आपकी इनकम जनरेट करते हैं लोग, उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का एक इंसान है जो गूगल का सीईओ बन के यूएसए में बैठा हुआ है, ठीक है। वो इंसान वहां जो इनकम जनरेट कर रहा है वो इंडिया काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये जीडीपी का मामला है। फिर थर्ड नंबर आता है कि अगर आप दो कंट्रीज को कंपेयर करना चाहते हैं तो आपका ये जीडीपी बड़ा काम का चीज है। नेक्स्ट आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एक सिंपल सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है आपका डेप्रिसिएशन का। इस फॉर्मूला को हमें याद कर लेना है, जो इसकी फॉर्मूला यहाँ पर दी हुई है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। बस इसी से आपकी डेफिनेशन को आप बना सकते हैं। व्हाट इज नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट? व्हेन यू डिडक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यू विल गेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये डेप्रिसिएशन कट करना बड़ा बड़ा जरूरी है। उसका रीजन है कि आप जो भी चीजें बना रहे हैं उसके लिए मशीनरीज यूज हो रही हैं, और वो मशीनरीज आजीवन चलने वाली चीज नहीं है। धीरे धीरे उसका वैल्यू घटते चला जाएगा। नाउ कम्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जो चीजें आपके सिटीजन्स बना रहे हैं और फॉरेन सिटीजन्स भी बना रहे हैं आपके कंट्री में, उसको हम बोल रहे थे जीडीपी, ठीक है। लेकिन मान लो कि जो आपका कंट्री का जितने भी सिटीजन्स हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो, आपके कंट्री का सिटीजन अगर कुछ भी बना रहा है पूरे साल में, तो उसको अपने बोल देंगे जीएनपी। यानी यहाँ पर बाउंड्री का कोई काम नहीं है, यहाँ पर काम किसका है? आपके कि वो इंसान आपका सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन अगर यूएसए में बैठे बैठे भी कमाई कर रहा है तो वो किस में काउंट हो जाएगी? जीएनपी में, बिकॉज ही इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। उसको अपने बोल देंगे जीएनपी। सिंपल डिफरेंस है। जीडीपी के अंदर अपने बाउंड्री को देख रहे थे, और इंटरनेशनल लोगों को भी काउंट कर रहे थे जो हमारे कंट्री में है। जीएनपी के अंदर हम इंटरनेशनल लोगों को कंसिडर नहीं करेंगे, बट जो हमारे नेशन के लोग हैं, भले वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज में बैठे हों, उनकी इनकम को भी हम यहाँ कंसिडर करेंगे। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला, आप करंट ईयर को लेंगे, प्रीवियस ईयर वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल है। सेकंड पॉइंट, जीडीपी के अंदर जो सिटीजन्स की इनकम है और जो फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं उनको भी ऐड किया जाता है, और जो फॉरेन सिटीजन्स हमारे कंट्री में रह रहे हैं उनकी इनकम को माइनस किया जाता है। तो इस हिसाब से ये आपकी फॉर्मूला बन जाती है कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज
टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस टोटल पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज, ये आपकी फॉर्मूला है किसकी, जीएनपी की। अब अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट अगेन सेम टू सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, वो फॉर्मूला वापस सेम आ जाएगी कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका एनएनपी निकल के आ जाएगा। फाइन, ये आपको याद रखना है, बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। फिर आता है आपका पर कैपिटा इनकम, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, बट फिर से एक बार अगर हम रिवाइज करें, पर कैपिटा इनकम इज ओनली द डिवीजन ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम विथ टोटल पॉपुलेशन। नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम आपको मिल जाएगा। मूविंग ऑन, पर कैपिटा इनकम का एक एग्जांपल दिया है, मान लो कोई कंट्री का टोटल इनकम है 60,000 रुपीज करोड़, और आपके कंट्री में 2 करोड़ लोग रहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, 30,000। मूविंग ऑन, पीसीआई के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पीसीआई डिक्रीज हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो, और अगर पॉपुलेशन उतने हाई ग्रोथ रेट पे बढ़ रहा है जितने ग्रोथ रेट पे नेशनल इनकम नहीं बढ़ रहा, तो पीसीआई तो कम होने वाला है। पीसीआई आपका एवरेज मेजरमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो 30,000 रुपीज अमाउंट लिखा हुआ है वो सबकी इनकम इक्वल हो। पीसीआई सिर्फ एक एवरेज है, जिससे हमको एक अंदाजा लगता है कि सामने वाले इंसान की इनकम इसके आसपास होगी, लेकिन इनकम इससे बहुत ज्यादा कम भी हो सकती है और बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती है। फिर आता है नेक्स्ट, नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उससे आपकी पीसीआई चेंज नहीं होती। यही बात मैंने अभी की, किसी इंसान को ज्यादा मिलता है, किसी इंसान को कम मिलता है, लेकिन पीसीआई चेंज नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आपको बोल रहा है कि पीसीआई ट्रू क्राइटेरिया नहीं है। आपकी कंट्री में पीसीआई के कारण इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि सबको लगता है कि अगर 30,000 है तो सबको 30,000 मिलता होगा, बट ऐसा है नहीं। इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में बहुत है। एक कंट्री के प्रोग्रेस का ट्रू क्राइटेरिया अगर हम देखें तो वो नेशनल इनकम नहीं है, वो उसकी पीसीआई है। यूएनओ ने भी डायग्राम्स यूज किए हैं पीसीआई के, अलोंग विद डायग्राम्स ऑफ नेशनल इनकम। जब वो दो कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, दो कंट्रीज के प्रोग्रेस को कंपेयर करते हैं, तो वो पीसीआई के डायग्राम को भी यूज करते हैं, नेशनल इनकम के डायग्राम को भी यूज करते हैं। दो कंट्रीज का कंपैरिजन आप कर सकते हैं पीसीआई से। पीसीआई आपको अजम्पशन करने में मदद करता है कि एक कंट्री के सिटीजन्स का कैसा रहना, क्या कैसी उनकी सुविधाएं हैं, कैसा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। फाइन, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देखो। अब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 डेफिनेशंस पढ़ी थी। पहला मेथड जो हमें मार्शल का था वो था प्रोडक्शन मेथड, दूसरा जो था वो था फिशर का, वो था इनकम मेथड, और तीसरा जो एक्सपेंडिचर वाला था वो था पाइक का दिया हुआ वो मेथड है। तो ये तीनों मेथड्स को हम अब एक एक करके देखेंगे कि इन मेथड से अपने कैसे नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। फाइन, अब देखो प्रोडक्शन मेथड में हमें पता है मार्शल ने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, वो गुड्स और सर्विसेज जो आपके कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं उन पे ध्यान देना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला कि आप इकोनॉमी को 3 अलग अलग सेक्टर्स में बांट देते हैं। सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका मैन्युफैक्चरिंग यानी कि बीच वाला, और लास्ट वाला आ जाता है, बीच वाला आपका इंडस्ट्री, और लास्ट वाला आ जाता है सर्विस। तो इन अलग अलग सेक्टर्स में आपने अपने कंट्री को बांट दिया है। एक और इसका क्लासिफिकेशन करें तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज के सिवा भी माइंस, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग और एजुकेशन, सारे सेक्टर्स को गिना जाता है। सेकेंड पॉइंट है जो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यानी कि आप सिर्फ फाइनल को कंसिडर करेंगे, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, यहाँ पर हाउसवाइफ की सर्विस को अपने कंसिडर नहीं करते, क्योंकि हाउसवाइफ को कभी पैसे नहीं दिए जाते ना काम करने। घर का काम अगर हाउसवाइफ कर रही है, खाना बना के दे रही है, टिफिन बना के दे रही है, शी इज नॉट पेड फॉर इट, और क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर आता है सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब क्या है, जो गुड्स आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते हैं, मार्केट में सेल नहीं करते, उनकी वैल्यू भी मेजर नहीं कर सकते, और इसीलिए उसको अपने नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। फिर आता है डिफेंस, या तो हम बोल सकते हैं पुलिस। पुलिस और डिफेंस का कोई मार्केट नहीं होता, लेकिन इसीलिए वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते। देन कम्स इम्प्यूटेड रेंट।
इम्प्यूटेड रेंट का मतलब क्या है? जब आप किसी को घर रेंट पे देते हैं और जो आपको रेंट मिलने वाला है अभी तक मिला नहीं है, प्रोबेबल रेंट है, अभी अभी तक वो रेंट आपको मिला नहीं है, ऐसा मान के चलो कि आपका रेंट अभी नहीं मिला, तो उसको भी आप यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे अगर आपको लग रहा है कि इतना रेंट आपको मिलेगा तो। फिर आता है डबल काउंटिंग। कभी कभी हम चीजों को दो बार काउंट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक रॉ मटेरियल है आयरन, और उसी आयरन से हमने बनाई मशीन्स। आयरन को खरीदते हैं तो भी पैसा देना पड़ता है, उसी आयरन से बने हुए मशीन को खरीदते हैं तो भी पैसा देना पड़ता है। इसका मतलब वो आयरन के पैसों को भी कैलकुलेट करेंगे, वो मशीन के पैसों को भी कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया आपका डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग में आप एक ही चीज को दो बार काउंट कर लेते हैं, फाइन। इसके भी दो केसेस हैं। पहला है टू काउंट द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ मशीन की वैल्यू को ही काउंट करिए, आयरन की वैल्यू को मत काउंट करिए। और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, यानी आयरन के ऊपर आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया ताकि वो मशीनरी में कन्वर्ट हो जाए, उसको अपने बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, कॉटन है। कॉटन आपने 100 रुपए में लिया, वो 100 रुपए यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। फिर आपने यान लिया 200 रुपीज में, और उसका फैक्टर कॉस्ट है 100, तो 100 रुपए वैल्यू और बढ़ गई। फिर क्लोथ है, क्लोथ आपका मिलता है 280 रुपीज में, और उसमें आपका कितना वैल्यू बढ़ गया? 80 रुपए बढ़ गया। तो कुल मिला के आप किसको कैलकुलेट करेंगे? 280 को, ना कि 580 को। अगर आप 580 को कैलकुलेट करेंगे मतलब आप एक ही चीज को 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 280 को कैलकुलेट करेंगे तो आप मतलब एक ही चीज को एक ही बार कर रहे हैं। कॉटन के ऊपर यान का 100 रुपए खर्चा लगा, और यान के ऊपर कपड़े का 80 रुपए खर्चा लगा, तो कुल मिला के हम कितना गिनेंगे? सिर्फ 280। इसको बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। नाउ कम्स इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। हमारे कंट्री में हालांकि ये अब है नहीं, हमारे कंट्री में एक ही टैक्स है, वो है जीएसटी। बट स्टिल इसको समझना जरूरी है। एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? वो लोग कस्टमर से लेते हैं, उसको अपने बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। और सब्सिडी का मतलब क्या होता है? कि सरकार लोगों को कुछ छूट छाट देती है कि आप चीजों को खरीदिए, 100 रुपए के बदले में ये चीज आपको 50 रुपए में मिलेगी। लेकिन सामने वाले आदमी को मिलता 100 रुपया ही है, बाकी का 50 रुपए कौन पे करता है? गवर्नमेंट वाले पे करते हैं। मूविंग ऑन, जो आपका रीसेल वैल्यू है, मान लो आपने कोई फ्लैट खरीदा है 1 लाख रुपीज में, और उसको आपने रीसेल कर दिया 50,000 रुपए में, तो हम उसको दूसरी बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको एक ही बार कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फ्लैट तो एक ही था। फिर आता है टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन। जो आपका डेप्रिसिएशन है उसको डिडक्ट करना बड़ा जरूरी है। एक्सपोर्ट वैल्यू को ऐड किया जाता है, और जो स्मगल्ड या इलीगल गुड्स हैं उनको कभी भी कैलकुलेशन में नहीं लेते, क्योंकि वो लीगल पार्टीज हैं ही नहीं, लीगल ट्रांजैक्शंस है ही नहीं। फिर आता है आपका इनकम मेथड, जो प्रोफेसर पाइक ने दिया था, उसको एक बार अगर हम ध्यान से देखें तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहला, टू काउंट द इनकम ऑफ फैक्टर। अभी हमने बता दिया कि 4 फैक्टर्स हैं। पहला है आपका लैंड, उसका इनकम क्या हो जाएगा? रेंट। दूसरा आपका कैपिटल, उसका इनकम हो जाएगा इंटरेस्ट। लेबर का इनकम हो जाएगा वेजेस। और फाइनली एंटरप्रेन्योर का इनकम हो जाएगा प्रॉफिट। इन सबको आपको कैलकुलेट करना है। इनकम्स विच आर कंसिडर्ड, वो देखें अगर, तो वो कौन कौन सी इनकम्स को कंसिडर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे, वो कौन कौन सी हैं देख लो। गिफ्ट, रिवॉर्ड, प्राइज, या टिप, थेफ्ट, या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो आपके हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस जो मिलता है लोगों को, एल्डर्स को, लॉटरी जो लगती है, ये सब आपके नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होती। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो हम सिर्फ वही चीजें इनकम्स काउंट करते हैं जो हम कुछ बेच करके कमाते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रही है कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है उसको माइनस करो, डिडक्ट करो सब्सिडी को। नेट फॉरेन इनकम जो है वो ऐड करते हैं। नेट फॉरेन इनकम कैसे निकालते हैं? ये बड़े काम की फॉर्मूला है। नेट फॉरेन इनकम निकालते हैं एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ऐसे निकालते हैं इसको। और ये काम की है, आती है एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन आंसर्स में। जो आपकी कमीशन या ब्रोकरेज पे इनकम आती है उसको भी आप कंसिडर करेंगे। जो इनकम्स आपके फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से आती हैं उनको भी आप कंसिडर करेंगे, यानी जिनकी मॉनेटरी वैल्यू है उनको भी कंसिडर करेंगे। और लास्टली, जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनकी इनकम को नहीं कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल, मेरा फ्लैट है, मैंने लिया, मैंने उसको यूज कर लिया,
और दोबारा बेच दिया तो ये सेकंड हैंड गुड हो गया। मेरी गाड़ी मैंने ली, मैंने उसको 10 साल चलाया फिर बेच दिया तो वो सेकंड हैंड गुड हो गया, उसकी इनकम को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। फाइन। लास्ट मेथड आपका आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमको दिया था प्रोफेसर फिशर ने। उसके हिसाब से भी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर के वो 4 फैक्टर्स बताते हैं कि 4 ऐसी जगह हैं जहां पर हम खर्चा करते हैं। पहली जो चीज है जहां पर हम खर्चा करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं, सिटीजन्स कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड्स, फॉर एग्जांपल टीवी, स्कूटर। पेरिशेबल गुड्स भी आ सकते हैं आपके, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एजुकेशन आ गया, मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेट। ये सब हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए है। पहला ये खर्चा ये हो गया। दूसरा खर्चा हम करते हैं इन्वेस्टमेंट का। कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए, प्लांट मशीनरी लेने के लिए, नेसेसरी गुड्स लेने के लिए, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट हो गए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है हमारा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज जो खर्चे करती हैं वो सारे खर्चे। और फाइनली नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर की भी एक फॉर्मूला है। नो, एक्चुअली वो फॉर्मूला टोटल नेशनल इनकम की है। नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो भी आप इंपोर्ट करते हैं उस पे भी खर्चा होता है, और जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उस पे भी खर्चा होता है। जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, उसको अपने बोल देंगे नेट जो आपका ये नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर है वो, उसको यहाँ पर कंसिडर करते हैं। फाइनली इन्होंने एक फॉर्मूला यहाँ पर दी है। वो फॉर्मूला है टोटल नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर। यू ऐड ऑल ऑफ देम एंड व्हाट यू विल गेट? नेट नेशनल इनकम। नेक्स्ट पॉइंट आपके आती है एक्सपेंडिचर नॉट कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। कौन कौन सी चीजें हम नेशनल इनकम में नहीं कंसिडर करते? तो वापस वही सारी चीजें आ जाती हैं जो नहीं कंसिडर होती। एग्जाम्पल है, देख लो आपका जो सेकेंड हैंड गुड्स है, ट्रांसफर एक्सपेंडिचर है, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर जो विडोज को पैसे मिलते हैं वो सब नहीं कंसिडर होते। ये सारी चीजें कंसिडर नहीं की जाती हैं। अब क्या परेशानी है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में, क्या हमें दिक्कतें आ रही हैं वो देखो एक बार। तो जो लोगों की डेटा है वो इसीलिए हमको नेशनल इनकम ऑब्टेन करने नहीं मिलती, क्योंकि लोगों का डेटा ही ऑफिशियल हमको नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल देख लो, आरव एक बिजनेसमैन है जो 30,000 सैलरी देता है मिलाप को। मिलाप अकाउंटेंट है उसका, और 30,000 में से मिलाप खुशबू को देता है जो उसके घर की केयर करती है। खुशबू को वो कितना दे रहा है? 3,000। यानी मिलाप का एक्सपेंडिचर हो गया वो। अब सवाल ये है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ कितना? 30,000 या तो फिर सिर्फ 30,000 प्लस 3,000? ये कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो कैलकुलेट करने के लिए कंट्री कोई भी मेथड को यूज कर सकता है, बट हर एक मेथड के अलग अलग अपने एडवांटेजेस भी हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्टली हम लास्टली देखेंगे कि हमारे कंट्री में नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर एक बात है, 1954 से आपका सीएसओ जो है नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है। इसको अपने को याद रखना है, सीएसओ मतलब सेंट्रल नेशनल सॉरी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ये कब से हमारी इनकम कैलकुलेट कर रहा है? 1954 से। अब इन्होंने 1999 से लेकर के 2000 को बेस ईयर गिना है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको आ रही है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डबल अकाउंटिंग। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी सेल्फ कंजम्पशन की। फिर आता है डेप्रिसिएशन। ये सारी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने यहाँ पर बताई है वो सारी आपकी प्रॉब्लम्स देख लो एक बार। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? हम लोग उनके टैक्सेस को पे कर ही नहीं रहे, या तो या अवॉइड कर रहे हैं या तो एवेड कर रहे हैं। पूरी तरह से टैक्स ना पे करना और थोड़ा बहुत टैक्स पे कर देना। मूविंग ऑन, जो आपका इलीगल इनकम है, नेट फॉरेन इनकम की जो प्रॉब्लम्स हैं, अकाउंटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि इलिटरेसी हो गया, स्मॉल स्केल हो गया, बार्टर सिस्टम, जो लोग एक ऑक्यूपेशन से ज्यादा में इन्वॉल्व हैं, ये सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है आपका मॉनेटरी नेशनल इनकम और है आपका रियल इनकम। एक बार इन दोनों को भी समझ लो।
मॉनेटरी नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि आप जो भी आप कमा रहे हैं करंट प्राइस पे, उसको अपने बोलेंगे मॉनेटरी नेशनल इनकम। करंट प्राइस पे अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हो गया मॉनेटरी नेशनल इनकम, ठीक है। जबकि अगर आप नेशनल इनकम को किसी बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा रियल नेशनल इनकम। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फाइन, here will now end this chapter. I hope you all have understood this. आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो आप हमें हेल्प कर दीजिए हमें 1K सब्सक्राइबर्स पे रीच करने के लिए। होपफुली आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एंड you'll encourage more and more people to subscribe to our channel. Thank you so much for your patient hearing. Have a good day.